डियर स्टूडेंट नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है राशिपातन, जिसको अंग्रेजी में डंपिंग भी कहते हैं। इस पर कई प्रकार का प्रश्न आ जाता है, 2 नंबर का प्रश्न भी आता है, 4 नंबर का भी आता है। तो इस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो इस प्रकार आएगा कि राशिपातन से क्या अभिप्राय है। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है कि राशिपातन से अभिप्राय ये है कि एक फर्म जानबूझकर घरेलू बाजार में किसी वस्तु को ऊंची कीमत पर बेचता है तथा विदेशी बाजार में नीची कीमत पर बेचता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? राशिपातन कहेंगे। मानी एक तरह से राशिपातन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कीमत विभेद, जिसमें व्यापारी वस्तु को घरेलू बाजार में ऊंची कीमत पर बेचता है और विदेशी बाजार में नीची कीमत पर बेचता है। इसके कई उद्देश्य होते हैं विदेशी बाजार में ऊंची कीमत में नीची कीमत पर बेचने के। अब राशिपातन के प्रकार क्या है? राशिपातन के प्रकार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: आकस्मिक राशिपातन, स्थायी राशिपातन और लुटेरा राशिपातन। अब हम बात करते हैं आकस्मिक राशिपातन। ये आकस्मिक परिस्थितियों में अपनाया जाता है जब वस्तु का घरेलू उत्पादन लक्ष्य अधिक हो या बेचने के पश्चात भी वस्तु का स्टॉक बच जाता है। मानी जो आकस्मिक राशिपातन है वह उस स्थिति में अपनाया जाता है जब देश में किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है। यदि उसको घरेलू मार्केट में बेचने के बाद भी उसका स्टॉक बच जाता है तो ऐसी स्थिति में एक उत्पादक विदेशी मार्केट में उसको कम कीमत पर बेचता है। और दूसरी, यदि विदेशों में उस वस्तु की मांग लोचदार है और घरेलू मार्केट में उसको एकाधिकार प्राप्त है, तो उस स्थिति में एक उत्पादक, एक विक्रेता विदेशी मार्केट में अपनी वस्तु को नीची कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है आपके स्थायी राशिपातन। स्थायी राशिपातन किसे कहते हैं? जब एक एकाधिकारी निरंतर अपनी वस्तु के कुछ भाग को घरेलू मार्केट में अधिक कीमत पर और बाकी भाग को कम कीमत पर विदेशी मार्केट में बेचता है, तो उसे स्थायी राशिपातन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि स्थायी राशिपातन पर एक एकाधिकारी मानी एक उत्पादक लगातार निरंतर मानी अपनी वस्तु का कुछ भाग घरेलू मार्केट में ऊंची कीमत पर और विदेशी मार्केट में नीची कीमत पर बेचता है, तो उसे हम स्थायी राशिपातन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि घरेलू बाजार में वस्तु की मांग क्या होती है? कम लोचदार होती है और विदेशी बाजार में मांग अधिक लोचदार होती है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ जब लागतें निरंतर कम होती जाती है तो वस्तु की कीमत को उत्पादक घरेलू मार्केट में अधिक कम नहीं करता, क्योंकि घरेलू मांग कम लोचदार है। यानी जैसे जैसे उस वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उसको आंतरिक और बाहरी बचतें प्राप्त होती है, जिससे उसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है। लेकिन उत्पादन लागत कम होने के बावजूद भी एक एकाधिकारी फर्म, एक एकाधिकारी उत्पादक घरेलू बाजार में उस वस्तु की कीमत को ज़्यादा कम नहीं करता, क्योंकि घरेलू बाजार में उस वस्तु की मांग क्या है? कम लोचदार है। इस वजह से ऊंची कीमत पर बेचता है और विदेशी बाजार में उसकी मांग अधिक लोचदार है, इस वजह से उसको कम कीमत पर बेचता है। लुटेरा राशिपातन। लुटेरा राशिपातन तब होता है जब कुछ प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए एकाधिकारी फर्म बहुत कम कीमत या हानि पर विदेशी मार्केट में अपनी वस्तु को बेचता है और जब प्रतियोगिता का अंत हो जाता है तो वस्तु की कीमत बढ़ा देता है। इसे हम लुटेरा राशिपातन कहते हैं। तो ये तो था राशिपातन का क्या अभिप्राय है, राशिपातन के प्रकार। अब राशिपातन क्यों अपनाया जाता है? इसके मुख्य रूप से हम 2-3 बातें आपको बताएंगे। राशिपातन की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, इसके उद्देश्य क्या होता है। तो राशिपातन अपनाने के उद्देश्य क्या है, जिसमें उद्देश्य में हम देख रहे हैं पहला कि विदेशी मार्केट में स्थान पाना, विदेशी मार्केट में अपनी पैठ जमाना। एक एकाधिकारी विदेशी मार्केट में स्थान पाने अथवा अपने आप को स्थापित करने के लिए राशिपातन का सहारा लेता है।
विदेशी मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता होने के कारण वह अपनी वस्तु की कीमत दूसरी प्रतियोगिता की तुलना में कम रखता है ताकि उस वस्तु की मांग बढ़े। इसके लिए वह अक्सर हानि उठाकर भी वह अपनी वस्तु को विदेशी मार्केट में बेचता है। यानी प्रारंभ में एक विक्रेता जानबूझकर अपनी वस्तु को नीची कीमत पर विदेशी मार्केट में बेचता है। उसका उद्देश्य होता है कि एक बार विदेशी मार्केट में मेरी वस्तु की पैठ जम जाए, उसकी मांग स्थापित हो जाए। फिर यदि उसकी पैठ जम जाती है या मांग स्थापित हो जाती है तो फ्यूचर में उसकी वो कीमतें फिर बढ़ा देता है। नेक्स्ट है आपके वस्तु के अतिरिक्त को बेचना। दूसरा उद्देश्य होता है कि किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो जाता है और घरेलू बाजार में वो उसकी मांग कम है या पूर्ण रूप से बिक नहीं पाता, तो उस अतिरिक्त माल को विदेशी बाजार में बेचता है। नेक्स्ट है उद्योगों का प्रसार। एक अधिकारी अपने उद्योगों को प्रसार करने के लिए भी राशिपातन करता है। जब वह उद्योग का प्रसार करता है तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की बचतें प्राप्त होती है, जिससे बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत कम होती है, जिससे वह विदेशी मार्केट में वस्तु को कम कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाता है। नेक्स्ट है नए व्यापार संबंध। एक अधिकारी विदेश में नए व्यापार संबंध विकसित करने के लिए राशिपातन का सहारा लेता है। इसके लिए वह नए नए मार्केट की खोज करता है और उन मार्केटों में अपनी वस्तु को कम कीमत पर बेचता है, जिससे कि वो विदेशों में अपने वस्तु को स्थापित कर सके। तो ये तो थे राशिपातन के उद्देश्य। इसके बाद में हम देखते हैं राशिपातन के प्रभाव, कि राशिपातन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। राशिपातन के प्रभाव को हम दो रूप में देखेंगे, एक आयातक देशों पर और दूसरा निर्यातक देशों पर। यानी आयातक देशों पर राशिपातन का क्या प्रभाव पड़ता है और निर्यातक देशों पर राशिपातन का क्या प्रभाव पड़ता है। आयातक देश जिसमें एक अधिकारी अपनी वस्तु को डंप करता है, उस पर राशिपातन का प्रभाव दो बातों पर निर्भर करता है, एक अल्पकाल के लिए और दूसरा दीर्घकाल के लिए। उस वस्तु की प्रकृति क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। यदि कोई उत्पादक अपनी वस्तु को अल्पकाल के लिए विदेश में डंप करता है तो उसका आयातक देश के उद्योग पर अल्पकालीन प्रभाव पड़ता है। डंप की गई वस्तु की कीमत कम होने से उस उद्योग को कुछ समय के लिए हानि उठानी पड़ती है। मानी जो आयातक देश है उस पर राशिपातन से उस देश के उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन उपभोक्ता को लाभ मिलता है क्योंकि उपभोक्ता को सस्ती कीमत पर वस्तु प्राप्त हो जाती है। उत्पादक को तो हानि होती है और उपभोक्ता को लाभ होता है। नेक्स्ट है यदि राशिपातन दीर्घकाल में होता है तो आयातक जो देश है उसको हानि होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आयातक देश में उत्पादन को परिवर्तन करने में समय लग जाता है और घरेलू उद्योग प्रतियोगिता को सहन नहीं कर पाते। यानी कई बार ये होता है कि राशिपातन के द्वारा यदि कोई वस्तु सस्ती कीमत पर बेची जाती है तो आयातक देश के जो उद्योग धंधे हैं, जो उत्पादक है, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं, अर्थात उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, जिससे अपने उद्योग धंधे बंद कर देते हैं। तो उससे वहाँ के लोगों को नुकसान होता है। नेक्स्ट है कि डंप की गई उपभोक्ता वस्तुएं हो तो इससे आयातक देशों में लोगों की मांग उन सस्ती वस्तुओं के लिए परिवर्तित हो जाती है। मानी कई बार यदि हम विदेश में सस्ती वस्तु को बेचेंगे तो वहाँ के देश के नागरिक की उस वस्तु के प्रति मांग बढ़ जाएगी, जो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगी। मानी यदि उपभोक्ता वस्तुओं पर डंपिंग होती है तो भी उस देश के नागरिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है यदि पूंजीगत वस्तुओं पर राशिपातन की जाती है तो इससे हम ये देखते हैं कि प्रारंभ में तो लाभ होता है, नए उद्योगों की स्थापना होती है, लेकिन दीर्घकाल में यदि वो डंपिंग करना बंद कर दे, वस्तुओं का आयात करना बंद कर दे तो उद्योग भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो केवल आयात पर निर्भर उद्योग धंधे हैं, तो उससे कई प्रकार के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि घरेलू और आयातित वस्तु की कीमत को समान करने के लिए राशिपातन पर दबाव डाले
टैरिफ लगाया जाता है तो ये आयातित देश के लिए लाभकारी नहीं होगा। अब निर्यातक देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्यातक देश पर राशिपातन के प्रभाव। राशिपातन जब घरेलू उपभोक्ता को अधिक कीमत पर एकाधिकारात्मक वस्तु खरीदनी पड़ती है तो उनकी उपभोक्ता बेसी में हानि होती है। मानी राशिपातन का घरेलू उपभोक्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अल्पकाल में, लेकिन दीर्घकाल में इसके कुछ फायदे भी होते हैं कि राशिपातन के द्वारा विदेश में यदि ज़्यादा वस्तु की बिक्री की जाती है तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। यदि उत्पादन बढ़ेगा तो कच्चे माल की मांग भी बढ़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी राशिपातन से निर्यातक देश को इसलिए भी लाभ होता है कि जब एकाधिकारी अधिक वस्तु का उत्पादन करता है तो इससे उस वस्तु के उत्पादन के लिए इनपुट चाहिए, आगत चाहिए, जैसे कच्चा माल, श्रम आदि की मांग बढ़ती है, जिससे देश में रोजगार बढ़ता है। नेक्स्ट है, राशिपातन से निर्यातक देश विदेशी मार्केट में अपनी वस्तुएं अधिक मात्रा में बेचने से देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जिससे भुगतान संतुलन में सुधार होता है। तो ये तो थे राशिपातन के प्रभाव कि आयातक देश पर क्या प्रभाव पड़ता है और निर्यातक देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब है एंटी डंपिंग मेजर्स, प्रति राशिपातन उपाय। यानी राशिपातन को रोकने के क्या क्या उपाय किया जाए जिससे कि एक देश के लोगों को भविष्य में होने वाली हानि से बचाया जा सके। उसमें पहला है टैरिफ शुल्क। यानी राशिपातन को रोकने के लिए हमको एंटी डंपिंग के रूप में उस पर हम टैरिफ लगाना होगा, आयात शुल्क हमको बढ़ाना होगा, जिससे कि वह वस्तु आयातक देश में महंगी हो जाए। नेक्स्ट है आयात कोटा। राशिपातन को रोकने के लिए एक अन्य उपाय आयात कोटा होता है, जिसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि किसी वस्तु की एक निश्चित समय अवधि में इतनी मात्रा आयात की जाएगी, इससे अधिक नहीं। मानी आयात कोटा में मात्रा का निर्धारण किया जाता है कि एक समय में एक देश से इतनी मात्रा में ही आयात किया जाएगा, चाहे उसकी वस्तु की कीमत कितनी भी नीची हो। नेक्स्ट है आयात पर रोक। राशिपातन के विरुद्ध एक प्रकार से प्रतिरात्मक उपाय आयात रोक होता है। यानी कई बार हम राशिपातन के विरोध में विदेश से जो वस्तुओं का आयात करते हैं उस पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाती है, ताकि अपने घरेलू उद्योग धंधों जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उस विपरीत प्रभाव से उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट है ऐच्छिक निर्यात रोक। राशिपातन को रोकने के लिए विकसित देश अन्य देशों के साथ साथ जिनसे उन वस्तुओं के डंप होने का भय रहता है द्विपक्षीय समझौते करते हैं। ये समझौते विशेष वस्तुओं के लिए निर्यात पर रोक लगाते हैं ताकि निर्यातक देश अपनी वस्तु को दूसरे देश में डंप न कर सके। ऐसे द्विपक्षीय समझौते भारतीय वस्तुओं के यूरोपीय समुदाय देशों में निर्यात के लिए भी किए गए हैं। तो ये तो था राशिपातन।